साथियों नमस्कार, मैं श्रीमती रश्मि गुप्ता आज आपको एक महान हस्ती से मिलाना चाहती हूँ जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं लोक संस्कृति, जल व पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार 32 वर्षों से प्रयासरत हैं परम आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ यादव भैया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज बिलासा कला मंच का नाम केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में और विदेशों में भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत आप कब से किए और कहाँ से किए? बिलासा कला मंच का गठन 1989 में हमने किया और उद्देश्य हमारा था कि छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, लोक साहित्य है, साथ साथ जल और पर्यावरण का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उन्हें मंच मिले। और उसी उद्देश्य को लेकर हमने बिलासा कला मंच का गठन किया था। उस समय मेरी उम्र 21 वर्ष के लगभग था। हाँ, तो भैया इतने कम उम्र में आपके दिमाग में ये कैसे आया कि लोक कला एवं लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करना चाहिए? क्योंकि इतने कम उम्र में तो लोग जो है वो अपने बारे में अधिक सोचते हैं, आपने पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। बिलासपुर में जूना बिलासपुर एक पुराना बस्ती है जहाँ पर किलावाड़ और पचेघाट ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ मेरा जन्म स्थल है। वह संस्कृति ढानी हम कह सकते हैं जहाँ पर हर प्रकार की गतिविधियां संचालित होती है और वहीं से मेरी प्रेरणा मिली। मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी से बड़े अच्छे गायक थे, लोक गायक थे, तो उनसे एक प्रेरणा स्वरूप आगे बढ़ने का एक मुझे अनुभव हुआ। और फिर होली फाग प्रतियोगिता है, डंडा नृत्य है, कर्मा है, भोजली है, सारी चीज हम बचपना में देखना सुनना करते थे। लेकिन मुझे लगता था कि इन्हें एक मुकाम मिले, एक संरक्षण हो, उनको आगे मंच मिले और ये हमारी जो संस्कृति है वो राष्ट्रीय स्थिति में पहचान बने। तो ये मन में बात उठती थी, पीड़ा भी होती थी। स्थिति देख के हमारे जो लोक कलाकारों को महत्व तो नहीं, कार्यक्रम देना ठीक, लेकिन उसके बाद की जो उनकी स्थिति परिस्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। मन में बात होती थी। तो इसलिए उद्देश्य लेकर जब कुछ युवावस्था हुआ तो लगा कि एक संस्था बना के छोटे रूप में हम ऐसे अपनी विलुप्त वाली संस्कृति को, ऐसे कलाकारों को मंच दें, उनको सम्मान करें, उनको प्रतिष्ठित करें। और उस उद्देश्य के लेकर छोटे रूप में हमने एक आयोजन जूना बिलासपुर में ही बांस गीत महोत्सव के रूप में हमने किया था, जिसमें लगभग 20-25 टीम के कलाकार जो हैं वो आए, बढ़िया कार्यक्रम चला हुआ। तो उसे हम प्रोत्साहित हुए और उसको फिर हमने आगे बढ़ाया बांस गीत को बिलासा महोत्सव के रूप में। बांस गीत से आपने शुरुआत की कलाकारों को मंच देने के लिए, और आज बिलासा महोत्सव भव्य रूप ले चुका है। इसमें पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के कलाकार आ जाते हैं और विदेशों में भी ये चर्चित है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप छोटे से छोटे कलाकार को भी मंच देते हैं और बड़े से बड़े कलाकार को भी मंच देते हैं। तो मैं कुछ हस्तियों के बारे में जानना चाहूंगी जिनका शुरुआत जो है वो बिलासा कला मंच से हुआ है और आज देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हाँ, उसमें पद्म भूषण तीजन बाई हैं जी, पद्मश्री पुनाराम निषाद जी है, झाड़ू राम जी है, राकेश तिवारी है, अनुज शर्मा है। ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े कलाकार हैं जो हमारे बिलासा महोत्सव में अपने कार्यक्रम दे चुके हैं। बिलासा महोत्सव भी उसमें गौरवित हुआ है और वो कलाकार भी गौरवित हुए हैं कार्यक्रम देकर, क्योंकि हमने कुछ अनुशासन बनाया हुआ है अपनी बिलासा महोत्सव में। जब हम पहले 2 दिवसीय हाल के अंदर करते थे, 2000 से हमने उसको फिर 3 दिवसीय करके उसको खुला मंच हमने किया है। लागर शासी स्कूल में हर वर्ष होता है 3 वर्ष। तो उतना अनुशासन रूप में हमने कोई फुहड़, नृत्य, गीत, संगीत को निषेध करके रखा हुआ है। नशा करके कोई भी कलाकार नहीं प्रवेश ऊपर आ सकता है। तीसरी कि अनुशासन समयबद्ध हो, हर कार्यक्रम का अनुशासन हो, और विदेशी वाद्य यंत्र भी हम वहाँ अनुमति नहीं देते, अलाउ नहीं करते। साथ ही जो हमारी मूल कला है, मूल संस्कृति वो ही प्रदर्शित हो, वही देखने को मिले और आगे बढ़े। यही मूल उद्देश्य के रूप में हमने स्थापित करके रखा और वास्तव को बना हुआ है। इसीलिए बिलासा महोत्सव की एक प्रसिद्धि है। साथ में हम जो
विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो वरिष्ठ हैं, ऐसे लोक कलाकार हैं, लोक साहित्यकार हैं, ऐसे उनका हम सम्मान भी कर रहे हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आयोजन में समाहित करते हैं। उसके साथ साथ हम लोक साहित्य संरक्षण हम लोक कला को दे रहे हैं, लेकिन उनको साहित्य रूप में भी संरक्षित करें। इस उद्देश्य से लगभग हम 200 से 250 से ऊपर पुस्तकों का भी हमने प्रकाशित किया हुआ है, ऐसे अपने साहित्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से। तो प्रकार से विभिन्न प्रकार की हमने विभिन्न आयोजन विलासा कला मंच के माध्यम से हम कर रहे हैं जी। बहुत बड़ी बात है, आज आधुनिकता के दौर में लोग जो हैं वो पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ओर कम रुझान रखते हैं और आधुनिक वाद्य यंत्रों की ओर ज्यादा, खासकर युवा पीढ़ी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? युवा पीढ़ी आपके साथ सहयोग करती है, पसंद करती है आज भी कलाकारों को, इनकी प्रस्तुति को, या सिर्फ जो बुजुर्ग लोग हैं वो रुचि लेते हैं? नहीं, सभी क्या होता है, आप एक कोई भी अच्छे उद्देश्य से काम करें और उसमें कहीं मिलावट ना हो, तो वो कोई भी काम हो उसमें सहभागिता सबकी रहती है। और वो युवा पीढ़ी को भी तो आखिर समझना है कि हमारे पूर्वतन में जो संस्कृति है, कला है, या पूर्वजों की जो बताए हुए चीजें हैं, उनको हम देखें, सुने, जाने, और बिल्कुल उनकी सहभागिता रहती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी रहती है। ललक भी है उनमें कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, कुछ सीखे भी। और इसीलिए तो आज 31 साल हो गए विलासा महोत्सव को भी, और 32 साल हो गए विलासा कला मंच को, कि हम साल भर, विलासा महोत्सव तो हमारे प्रतिष्ठित आयोजन है ही, लेकिन उसके अलावा भी साल भर हम और भी अन्य आयोजन करते हैं, जिसमें शरद पूर्णिमा पर शरदोत्सव है, होली के समय में मूर्खाध्याय अभिषेक और हास्य कवि सम्मेलन है, ग्रामीण शिविर है, और जितने भी हमारे पारंपरिक तीज त्योहार हैं, वो उस तीज त्योहार में भी हम अपने आयोजन करते हैं। तो ये साल भर हमारे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विलासा कला मंच की सहभागिता रहती है, और उसमें सभी युवा, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल होते हैं। बहुत अच्छी बात है, और वो प्रेरित होते हैं कहीं न कहीं इस भव्य मंच को देखकर और कलाकारों को देखकर। उनके मन में भी अपने संस्कृति के प्रति प्रेम और मान सम्मान का भाव जागृत होता है। तो आज आपके मंच से लगभग कितने सदस्य जुड़े होंगे? हमारे सक्रिय सदस्य लगभग 100 हैं, और ऐसे 160 के करीब हमारे ऐसे सदस्य हैं, और वो उसमें कलाकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और बुद्धिजीवी वर्ग के भी लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं जो सक्रियता के साथ इस अनुशासनबद्ध तरीके से एक यूनिफॉर्म में इस आयोजन को करते हैं। हर वर्ष एक ऐसी संस्था है जहां हर वर्ष हमारे निर्विरोध रूप से चुनाव होता है। पूरे पदाधिकारी एक ग्रामीण परिवेश में जाकर हम वहां पर सब सर्वसम्मति से पदाधिकारी को चुनाव होता है। हर काम पारदर्शिता के साथ होती है। कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं उसके हिसाब किताब, समीक्षा, ये सारे कुछ होता है। वर्ष में ऑडिट भी होता है। तो इसी वजह से यह संस्था 32 साल तक निर्वाध गति से चल रहा है, और जब तक पदाधिकारी और इस अनुशासन दो चीज रहेगा, मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले जो हमारे पीढ़ी है, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे जो लोग और भी पदाधिकारी वो उसको संचालित करते रहेंगे। जी, हमने सुना है कि जब विलासा महोत्सव का आयोजन होता है तो 10,000 कम से कम पब्लिक होती है वहाँ, और बिना पुलिस व्यवस्था के बहुत ही शांति से लोग जो है इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। और आपके बारे में तो ये भी सुने हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं बहुत ही लगन और तत्परता से करते हैं। इसके साथ साथ एक और खास बात है आपकी कि आपका ध्यान हर तरफ रहता है, और हर व्यवस्था को बनाने में आप बिल्कुल सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, चाहे वो मंच हो, चाहे वो दर्शक दीर्घा हो, कोई भी अव्यवस्था नहीं होती। हम जानना चाहेंगे इसका राज क्या है? आखिर आप इतने एक्टिव कैसे रहते हैं? बताया ना कि मैं अपने आप को खुद अनुशासन में रखता हूँ, और मैं व्यक्ति नहीं संगठन को महत्व देता हूँ। तो जहाँ संस्था को आप महत्व दे और कोई भाई भतीजा सामने ना आए, और हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारा कार्यक्रम कैसे सफल हो। मैं पब्लिक दर्शक के हिसाब से सोचता हूँ। कुछ कार्यक्रम करो तो मैं सोचता हूँ कि इस कार्यक्रम में क्या चीज महत्व होगा, किस चीज को दर्शक पसंद करेगा, और उसकी कैसे वाहवाही होगी। तो उस दृष्टि से मैं कार्यक्रम को पूरा मैनेज करता हूँ, और उसको हम निर्माण करते हैं। और यही सवाल 10,000 पब्लिक को शांत करने का, तो वो पब्लिक मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, मेरे साथ वो पब्लिक भी
युवा हुए, युवा के साथ पौड़ व्यवस्था में है। जो बच्चा था युवा हो गया, जो युवा था आज बुजुर्ग हो गया है। तो वो हमको समझता है और हमारे कार्यक्रम को समझता है कि हम कैसे इसको इंतजाम करें। इसलिए आज तक कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपना कार्यक्रम मांगता है। हम सीधे दर्शक से जुड़ के इस कोई भी कार्यक्रम को करते हैं, खास करके विलासा महोत्सव को हम दर्शक के साथ जुड़ के करते हैं। तो उनको लगता है कि हमारा कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है, यानी हमको शांतचित मन से, अच्छे मन से सहयोग करते हुए हम इस कार्यक्रम को देखना है और सफल बनाना है। यही उद्देश्य है, हमारी सफलता का राज यही है। या आप अपने स्कूली जीवन में भी स्काउट गाइड और खेलकूद के क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रहे, तो हम जानना चाहते हैं इस क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धियां हैं? प्राइमरी स्कूल से मिडिल और हाई स्कूल तक काफी सक्रिय रहा, खास करके कबड्डी, और उसके बाद फिर स्काउट गाइड में मैं कक्षा 6वीं से चले गया। स्काउट गाइड में फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न कैंपों में मैं हिस्सेदारी रहा और बहुत सारे राष्ट्रीय अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले, जिसमें राष्ट्रपति अवार्ड 1985 में ज्ञानी जैन सिंह जी जो राष्ट्रपति से उनके हाथों से प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत सारी और कई भी प्रकार की लगातार सम्मान प्राप्त होता रहा, और उसमें जो डिग्री होता है वो डिग्री मैंने भी हासिल किया। उसके साथ साथ कराटे भी कक्षा 6वीं से मैंने सीखने लग गया था, और कराटे में फिर सैन्य उनकी जो डिग्री होती है वो फिर ब्लैक बेल्ट तक, ब्लैक बेल्ट 1 डाउन तक उसको मैं डिग्री प्राप्त किया। इस प्रकार से विविध क्षेत्रों के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ मैंने खेलकूदों में भी अपनी हिस्सेदारी की सक्रियता। कराटे की शिक्षा आप कहाँ से ली? बिलासपुर से ही कराटे से ही ब्लैक बेल्ट। जी भैया, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया? हाँ, जब जीविकोपार्जन की बात आई तो पत्रकारिता में पहले कुछ वर्ष में प्रशिक्षण लिया अमृत संदेश और लोकस्वर से। उसके बाद दैनिक स्वदेश शुरू हुआ, तो दैनिक स्वदेश का बिलासपुर संभाग का मैं ब्यूरो चीफ के रूप में काफी वर्ष तक काम किया। फिर उसके बाद दैनिक जागरण और कुछ दिन तक इंडिया टुडे में काम करते रहा। उसके बाद उस समय विवाह के पश्चात आर्थिक अभाव बढ़ गया, इस वजह से मुझे फिर ब्रेक करना पड़ा और फिर अपने छोटा से प्रकाशन का व्यवसाय शुरू किया, और इस प्रकार से फिर स्वतंत्र पत्रकारिता फिर मैंने जो अभी तक चल रहा है। आपके कार्य क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत विशाल है, खेल भी, पत्रकारिता भी, ब्लैक बेल्ट भी, साहित्य, कला, संस्कृति, हर क्षेत्र में आप बहुत ही तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और आपने लेखन का काम, आपकी कुछ रचनाएं और किताबें भी प्रकाशित। जी, मैं पत्रकारिता में जब आया तो साथ साथ लिखना पढ़ना भी शुरू कर दिया था। तो बाल कहानी पहले और समसामयिक विषय पे ज्यादा लिखता था। बाल कहानी काफी प्रकाशित विभिन्न अखबारों में, सुमन, सौरभ जैसे, बालहंस जैसे राष्ट्रीय पत्रिका, उसमें भी आकाशवाणी में लगभग लगातार 20-25 वर्षों तक बाल कहानियां मेरा प्रसारण हुआ। और उसके साथ साथ फिर विभिन्न अन्य किताबें भी, लगभग 1.5 दर्जन किताब, खास करके लोक साहित्य पर मेरी किताबें हैं, तो ऐसे 1.5 दर्जन किताबें प्रकाशित हो चुकी है और अभी भी अनवरत जारी है। अनुवाद के रूप में भी हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा में लगातार चल रहा है। आपकी एक बहुत चर्चित किताब है वीरांगना विलासा जी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। और साथ ही आप इस क्षेत्र में काफी जानकारियां रखते हैं, बिलासपुर परिक्षेत्र के बारे में भी यहीं पले बढ़े हैं आप, तो वीरांगना विलासा के बारे में और आपके पीएचडी का विषय क्या था, ये भी आप बताएं। वीरांगना विलासा, चूंकि विलासा दाई हमारे अधिष्ठात्री है और बिलासपुर इनके नाम से ही बसा हुआ है, तो काफी अध्ययन करने के बाद कुछ मिलता नहीं था लोकगीतों में, छिटपुट में ऐसी जानकारी प्राप्त होती थी। मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को, अधिकांश लोगों, 90% लोगों को बिलासा कौन है मालूम ही नहीं था। तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए, बड़े को लेकर तो बहुत सारे लेख लिखा, लेकिन बच्चों के लिए कॉमिक्स नुमा रंगीन सचित्र एक स्टोरी किताब को प्रकाशन किया। उसके कारण ये हुआ कि आज बच्चे भी सचित्र उसको पढ़ के देख के आनंदित हो रहे हैं और पता चल रहा है कि बिलासा दाई कौन थी। बिलासा एक साहसी महिला थी, वीरांगना थी, और इस प्रकार से हम अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, या जो नई पीढ़ी है उसको हम अपने बिलासा के बारे में, हम अपने छत्तीसगढ़ के वीरांगना के बारे में उनको जानकारी दे के बता रहे हैं कि हमारे कितना विशाल, हमारी एक साहसी महिला थी जिसके नाम से बिलासपुर बसा है। उसी प्रकार से विभिन्न लोक साहित्य में खास करके मेरे एक शब्दकोश है, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, जो 3 संस्करण उसके प्रकाशित हो गया है। छत्तीसगढ़ी हिंदी,
शब्दकोश के नाम से। छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं हैं, छत्तीसगढ़ी दोहे हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, एक सुग्घर गांव करके कल्पना आदर्श गांव की, इस प्रकार से बाल कहानियां हैं। इस प्रकार से विभिन्न और अन्य विषयों पर ऑडियो, हिंदी और गजल संग्रह भी, ऑडियो के कैसेट भी ऐसे सीडी निकला हुआ है। अच्छा। एक पिक्चर, छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनी थी, उसमें भी छोटा सा मेरा एक अभिनय था, और उसमें मैंने गीत भी उसमें लिखा था, जो 3 गीत उसमें मेरे जो चर्चित रहे। अच्छा, आपके शोध का विषय क्या है? हाँ, मेरे जो पीएचडी मैंने किया उसका छत्तीसगढ़ के यदुवंशी प्रसिद्ध लोकगीत और लोक गाथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अनुशीलन था, जिसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ में बांस गीत, लोरी चंदा और राउत नाच है, वह सब्जेक्ट था। उसे छत्तीसगढ़ की विविधताओं को लेकर और उस प्रकार से वो उसमें मैंने शोध कार्य किया। उस पर भी मेरी किताबें प्रकाशित हुई है। बांस गीत पर भी, उसको बांस गीत पर तो भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने एक किताब भी प्रकाशित की है, और साथ में डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी भारत सरकार के द्वारा उसमें बनाई गई है। बिलासा कला महोत्सव में आपने बहुत सारे लोक गाथाओं को बहुत बड़ा स्थान दिया है, क्योंकि जनरली लोक गाथा जो आज की जनरेशन है वो इससे काफी दूर रहती है। तो आपके बिलासा महोत्सव में ऐसी कौन कौन से लोक गाथाओं का मंचन अभी तक हो चुका है? लगभग सभी लोक गाथाएं, जिसमें लोरिक है, भरथरी है, बासमती है, हाँ, पंडवानी है। तो ऐसे जितने भी हमारे यहाँ प्रमुख जो लोक गाथाएं हैं, उनको सभी या नाट्य रूप में या गीत के रूप में तो हमने उनको मंच दिया है, और एक बार नहीं अनेक बार से हमने मंच दिया है। हम तो पारंपरिक ऐसा जो हमारी संस्कृति कला है उनको ही मंच देने का उद्देश्य है, और वो विलुप्त हो रही है तो उसको कैसे संरक्षित करें, यही उद्देश्य के लेकर तो बिलासा महोत्सव और बिलासा कला महोत्सव। जब लाइव उस चीज को देखते हैं तो लोगों के दिमाग में वो बिल्कुल बैठ जाता है। इसकी जो कथा है, कहानियां हैं, बड़ी ही रोचक होती हैं, और कलाकार भी उसको बड़ी ही शिद्दत से प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है जो लोगों के मन को छू लेती है, और देखने में भी उनको आनंद आता है। भैया, आप छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इस क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया? हाँ, मैं सब काम कर रहा था। उसी बीच पूर्ववर्ती सरकार ने मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले सदस्य बनाए, बाद में अध्यक्ष बनाए, कैबिनेट मंत्री एक दर्जा भी दिए थे उन्होंने। उसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के जो यहाँ पर जो बहुल आबादी है और उनके उत्थान के लिए समग्र एक आयोग के जो कि संवैधानिक पद होता है, संस्था होती है, उसके अंतर्गत काम करना रहता है, जिसमें छात्रवृत्ति है, उनकी जो परेशानी है, हॉस्टल है, जातिगत कोई परेशानी है, न्याय है, ऐसे विभिन्न प्रकार के विविधता से भरपूर कार्यक्रम के माध्यम से उनके जुड़ाव करके, समीक्षा बैठक करके, विविध समाजों को प्रमुखों से विचार विमर्श करके उनकी क्या समस्या, उनको कैसे सरकार के साथ जोड़कर उनकी समस्याओं से दूर करें, ऐसा बातों को लेके जो कार्यकाल छोटा सा था उसमें मैंने एक प्रयास किया था। और मुझे लगता है कि मैं अपने कार्यकाल में मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जो किया है वह आज दिख रहा है। जी जी, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि आप छत्तीसगढ़ के जनजीवन से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इतनी शिद्दत से आप अपने कार्यों को निभा रहे हैं। तो बस एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं, तो इसके लिए आर्थिक रूप से आप कैसे व्यवस्था करते हैं? कहीं से आपको सहयोग मिलता है? वो हमारे जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वही बल है, क्योंकि हमारे जितने पदाधिकारी सदस्य हैं वो एक आदमी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली उठाया गोवर्धन पर्वत, तो सारे लोग वाला अपने अपने डंडा और हाथ को सहयोग किए, बस उसी ढंग का होता है। हर कार्यक्रम करने के पहले हमारी बैठक होती है, बैठक में बजट बनाया जाता है, उसके बाद फिर जितने पदाधिकारी सदस्य बैठे रहते हैं आपस में सहयोग करके उस आयोजन को कब कर डालते हैं, कब हो जाता है पता भी नहीं चलता, और कोई प्रकार की कोई भाग नहीं आता। और इसीलिए और 32 साल हो गए हम लोग इतने सारे आयोजन करते हैं, कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं, और ना ही कभी कठिनाई आई हमको, क्योंकि उद्देश्य हमारा निस्वार्थ है, और उद्देश्य एक ही है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, साहित्य को, जल को, पर्यावरण को संरक्षण मिले और आगे कैसे बढ़े।
और इसी उद्देश्य में आगे बता दूं, जल पर्यावरण की बात हुई तो हम अरपा नदी, हमारी जीवनदायिनी अरपा नदी है, वह बहुत ही खराब स्थिति में है। 17 वर्ष हो गए हम साथियों के द्वारा अरपा बचाओ अभियान चलाते हैं। उद्गम से संगम तक के 3 दिन के हम हर वर्ष लगातार यात्रा करते हैं, जन जागरण अभियान करते हैं, पेड़ लगाने की बात करते हैं, और जल बचे, अरपा नदी बचे, अरपा नदी की जितनी भी सहायक नदी नाले हैं वो संरक्षित हो। और जब से हमने शुरू किया है आज इतनी जागृति आ गई है सरकार की ओर से भी और जनता की ओर से भी कि आज वो परिणाम अब दिखने को मिल रहा है। हमने ये भी सुना है कि जब आप उद्गम से संगम तक यात्रा करते हैं अरपा बचाओ अभियान के अंतर्गत, तो आपके सदस्य जो है वो बीज रख के जाते हैं साथ में और डालते हुए रास्तों में जाते हैं कि कभी जब आएंगे तो ये वृक्ष कभी न कभी वृक्ष का रूप लेंगे। तो वास्तव में आप जो काम कर रहे हैं वो वंदनीय है, और निश्चित रूप से आपका जो ये प्रयास है ये अत्यंत ही सराहनीय और नमन करने योग्य है। हम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आप निरंतर इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत